आज हम वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे देखेंगे सेकंड पार्ट अप्लाइड मैकेनिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है डिस्कशन खोलिए, वहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ जा करके आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन, लेकिन इंट्रोडक्शन हम लोगों ने समझ लिया था कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, और अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है इसके बारे में हम समझ लिया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि अप्लाइड मैकेनिक्स का यूज कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स का यूज होता है, ये चीज भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्या क्या है, उन्हें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स में जो डिफिनेशन है वो बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल डिफिनेशन है, लेकिन से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। ठीक है, यहाँ से हम लोग आज शुरुआत करेंगे, इस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे आज का। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। तो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में क्या है कि डिफिनेशन बहुत छोटी छोटी है, जिसे आप लोग अप्लाइड फिजिक्स वगैरह में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से हम उस चीज़ को रिविजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ों को एक बार देखते हुए चलेंगे, ताकि जो भी भूला हुआ चीज़ है वो सब यहाँ पे याद आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, सबसे पहले हमारा हेडिंग है वो है द्रव्य। द्रव्य को क्या कहते हैं, पदार्थ या फिर मैटर। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन हो सकता है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, किस तरीके से समझेंगे। तो पदार्थ को हम इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। देखिए पदार्थ क्या होता है, इसके लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं, ये समझना हम लोग को। ठीक है, तो पदार्थ क्या है, इसको हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, जो जो हमारे ज्ञानेंद्रिय, जो हमारे सेंसर है, अगर हम उससे उससे हम किसी वस्तु को महसूस कर सकते हैं और वो कुछ स्थान घेरता है, कुछ प्लेस जो है कवर करता है, और उसका कुछ वेट हो, ठीक है, कुछ भार हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, तो उसे हम पदार्थ कर सकते हैं, मैटर कर सकते हैं। पदार्थ या फिर द्रव्य जो है उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफिनेशन दिया गया है यहाँ पे। आइए उसको भी हम लोग पढ़ के समझते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए यहाँ बताया क्या गया है पदार्थ के बारे में। पदार्थ वह है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव, मतलब कि सेंसर जो ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालते हो, जैसे कि देखने, छूने, सूंघने, सुनने आदि से प्रभाव डालकर अपनी उपस्थिति का बोध कराता है। ठीक है, मतलब जो सेंसर हमारे हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा जो है, यानी किसी वस्तु को अगर हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, ठीक है, स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, और वो ऐसा करने पर अपनी उपस्थिति का को बोध करा रहा हो, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हो, मतलब लग रहा हो कि हाँ कैसा कुछ है, तो उसे हम पदार्थ कहेंगे। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, वो स्पेस कवर करना चाहिए, तो घेर जगह को कवर करना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें भार भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, हमारा एक पदार्थ है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम बताए कि पदार्थ वह है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है, जैसे कि देखने, छूने, सूंघने आदि से प्रभाव डालकर अपनी उपस्थिति का बोध कराता है, तो कराता है। और यह कुछ स्थान भी घेरता है, और यह कुछ स्थान भी घेरता है, कुछ स्पेस भी कवर करता है, और भार भी रखता है, और कुछ भार भी रखता है, जैसे कि हवा, पानी, धातु यानी कि मेटल आदि। हम यहाँ पर समझेंगे जो हवा है, ठीक है, जो हवा है, देखिए हवा क्या करता है, हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। और हवा को अगर किसी सिलेंडर में पैक किया जाए तो क्या करता है, स्पेस भी लेता है, ठीक है, और उसका वेट भी होता है। तो हवा क्या है, पदार्थ है। उसी प्रकार से वाटर, ठीक है, पानी, पानी भी क्या है, पानी को हम छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, हवा को देख नहीं सकते हैं। ठीक है,
तो पानी क्या है, पदार्थ है। इसके साथ साथ ये स्पेस भी देता है, कवर भी करता है स्पेस, कहीं भी रखेंगे तो स्पेस कवर करेगा, और इसमें भार भी होता है। इसी प्रकार से मेटल है, कोई भी धातु हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कास्ट आयरन कुछ भी हो गया, तो ये क्या करता है, इसको हम छू भी सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं, और इसमें भार भी है और स्थान भी कवर करता है। तो ये भी क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। तो पदार्थ के बारे में क्या बताया गया कि जिससे हमारे ज्ञानेंद्रियां महसूस कर सकती हो, और वो स्पेस कवर करता हो, स्पेस कवर करने के साथ साथ उसमें भार भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम लोग पदार्थ कहेंगे, ठीक है ना, उसे हम पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया गया है पदार्थ की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस के साथ एक चीज होता है स्टीम, भाप, ठीक है। तो हम जानते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, सॉलिड मतलब कि ठोस, ठीक है, लिक्विड मतलब कि द्रव, गैस मतलब कि भाप। गैस के साथ साथ, गैस मतलब कि किसी भी गैस का मिक्सर हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है, या इस भाप स्टीम, ठीक है, स्टीम हो सकती है, स्टीम वाटर स्टीम, ठीक है, स्टीम हो सकती है, गैस के ही संपर्क उसको लिया जाता है, ठीक है। ये 3 प्रमुख जो है उसकी अवस्थाएं हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या हुआ है। तो ये पहला डिफिनेशन हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या क्या है, यहाँ पे दिया गया है अगला डिफिनेशन, जो कि क्या है, यहाँ बताया गया क्या है, कण। सेकंड जो है कण, यानी कि पार्टिकल। पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल के बारे में हम क्या कहते हैं कि छोटा 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 कण, ये ना होता पार्टिकल। हाँ, किसी भी धातु का, किसी भी धातु का या किसी भी पदार्थ का, कलम धातु नहीं, किसी भी पदार्थ का छोटा सा छोटा भाग, ठीक है, जिससे मापा ना जा सकता हो, जिसको मेजर ना कर पाए, हम इजिली मेजर ना कर पाए कि वो कितना उसका डायमीटर है, कितना लंबा है, ठीक है, मतलब मापा ना जा सके किसी भी फॉर्म में, ठीक है। और लेकिन अगर छोटे 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 कण को अगर वेट किया जाए, तोला जाए, तो उसका भार कुछ ना कुछ जरूर होगा, उसका भार कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन इतना कम होता है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति। और इस कण को, जो पार्टिकल, उसको पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में दर्शाया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कण कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये देखिए, कण यानी कि पार्टिकल्स के बारे में क्या लिखा गया है, पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग या अंश जिसकी कोई माप नहीं होती, जिसकी कोई माप नहीं होती, मतलब मापा नहीं जा सकता है, ठीक है, अथवा जिसका आकार नगण्य होता है, जिसका आकार नगण्य होता है, मतलब बहुत छोटा होने के कारण उसके आकार को मेजर नहीं किया जाता, ठीक है, परंतु फिर भी इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान, मास जो होता है, उसमें कुछ न कुछ मास होता है, मास तथा भार अवश्य होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान मतलब कि क्या है, ये मास या फिर भार जरूर होता है, ठीक है। कण को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कण होता है उसको एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी इसकी उपस्थिति, कभी कभी इसकी स्थिति निर्देशांकों द्वारा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स द्वारा भी दर्शाई जाती है। निर्देशांक हम पढ़ चुके हैं, इस तरीके का होता है, इसमें कहीं इसकी स्थिति दिखा सकते हैं कि ये कहाँ पर है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको हाई स्कूल में। तो ये हो गया कण की डिफिनेशन, पार्टिकल्स का डिफिनेशन, ठीक है। तो इसे आप लोग करना क्या है, बहुत ही इजी वे में हमने समझाया है, तो आपको इसको समझने के साथ साथ इसको नोट भी करते चलना है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम जैसे जैसे जो जो पढ़ाते जाएंगे उसका पीडीएफ जो है वो आपको वहां पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। जो अगला डिफिनेशन तुमको जानना है वो है, करना है बॉडी के बारे में। पिंड क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिफिनेशन बार बार यूज करते हैं किसी पिंड पर, किसी बॉडी पर, तो ये क्या चीज है, ये हम लोग को जानना है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, यह किसी पदार्थ का वह भाग जो कई कणों से मिलकर बनता है तथा निश्चित स्थान घेरने के साथ साथ इसकी साथ मतलब कि मास और आयतन पर
आयतन भी निश्चित होते हैं। ठीक है, आयतन भी निश्चित होते हैं। पिंड क्या है? यह किसी पदार्थ का वह भाग है। पिंड मतलब कि बॉडी या किसी पदार्थ का वह भाग है जो कई कणों से मिलकर बनता है। कि कोई बॉडी हो सकता है, इतना बड़ा अगर कोई बॉडी है तो उसमें कई कणों से ही मिलकर बना होगा, ठीक ना। तो कई कणों से मिलकर बना होता है तथा निश्चित स्थान गिरते हैं। अब ये कोई निश्चित स्थान नहीं गिरेगा, जिस शेप का होगा उतना स्थान गिरेगा। ठीक है, निश्चित स्थान गिरने के साथ साथ ही इनकी जो मास, इसको बोलते हैं मास या फिर द्रव्यमास और आयतन वॉल्यूम जो है निश्चित होता है। मतलब कि इसका जो मास और वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। मास और वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसकी कांस्टेंट होती है? बॉडी की। किसी बॉडी की जो है मास और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये कई कणों से मिलकर के बने होते हैं। आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको डिफिनेशन को लिख लेना है अपने कॉपी में, नोट्स में, और इसे याद करते हुए चले जाना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ बताया, क्या बताया गया है? दृढ़ पिंड क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी का मतलब समझते हैं ऐसी बॉडी, ठीक है, जिसमें बल लगाया जाए, ठीक है, तो दबे ना, बहुत ही रिजिड हो, बहुत ही कड़ा हो, ठीक है, दृढ़ हो। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या समझते हैं? रिजिड बॉडी समझते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी समझते हैं, ठीक ना। लेकिन इसे डिफाइन किस तरह करेंगे? ठीक है, जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा बल लगाया जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा बल लगाया जाए, फिर भी उसमें, इस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन ना होने का क्या मतलब है? डिफॉर्मेशन ना होने का मतलब ये है कि उसमें कोई भी विकृति ना आए, उसका शेप बिल्कुल भी चेंज ना हो रहा हो, उसे हम लोग बोलेंगे कि उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे पिंड को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे पिंड को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, इसी पिंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी पिंड को बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, लेकिन क्या है, ऐसी बॉडी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ऐसी बॉडी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी बॉडी कोई कहाँ से मिला था ये? अच्छा, रिजिड बॉडी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए जो सबसे सॉलिड बॉडी है उसी को हम लोग क्या करते हैं? रिजिड बॉडी मान लेते हैं। जैसे कि आयरन है, ठीक है, और इसी टाइप की श्रेणी में जो भी मेटल आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? रिजिड बॉडी मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है, हमको किस तरह से डिफाइन किया गया है, किसी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं जिस पर अत्यधिक बल लगाने पर भी विरूपण नहीं होता, डेंसिटी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं जिस पर अत्यधिक बल लगाने पर भी उसका डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग दृढ़ पिंड कहते हैं। किसको कहते हैं? जिस पर अत्यधिक बल लगाने पर भी उसमें कोई विरूपण नहीं होता है, उसे हम दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक है, आगे बताया गया वास्तव में ऐसी कोई दृढ़ पिंड होना संभव नहीं है, परंतु इंजीनियरिंग में प्रयोग में उससे दृढ़ पिंड मान लिया जाता है जिस पर बल लगाने से उसके आकार में बहुत कम अथवा नगण्य परिवर्तन होता हो। इंजीनियरिंग में उसे दृढ़ पिंड मान लिया जाता है जिस पर बल लगाने पर बहुत कम डिफॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग रिजिड बॉडी मान लेते हैं। इस परिवर्तन से बलों के प्रभाव पर अधिक अंतर नहीं आता। इस परिवर्तन, जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है बल लगाने से, उस पर परिवर्तन से क्या होता है? बलों के प्रभाव पर अधिक अंतर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या मान लेते हैं? इसलिए उसको रिजिड बॉडी मान लिया जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिफिनेशन है वो क्या है? द्रव्यमान मास। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान के बारे में हम लोग जानते हैं। वेट का जो हम लोग बात करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू का बात जो करते हैं, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, हाँ, जो कैपिटल डब्ल्यू की बात करते हैं वो क्या होता है? एम जी। तो ये वाला जो एम होता है, स्मॉल एम, उसी को हम लोग क्या करते हैं? इसे कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान में जब जी का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वेट बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है? भार बन जाता है। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट होता है।
ठीक है, कांस्टेंट होता है सारे प्लेसेस के लिए। ठीक है, अगर जी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेट बनता है, यानी जी क्या करता है, वेरिएबल होता है, अलग अलग प्लेस के लिए वो उसका वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है ना। हाँ, तो आइए आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग चलते हैं। देखिए अब एक मिनट, हाँ इसको हम लोग कंप्लीट नहीं किया था, तो आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए अब द्रव्यमान को किस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया किसी पिंड या भार में, किसी पिंड या भार में द्रव्यमान या पदार्थ के परिमाण की वास्तविक मात्रा, किसी पिंड या भार में द्रव्यमान, द्रव्य किसी द्रव्य या पदार्थ की परिमाण की वास्तविक मात्रा। ठीक है, वास्तविक मात्रा को उस पिंड का द्रव्यमान या फिर सदी या फिर मास कहते हैं। ठीक है, इसका मान सभी स्थानों पे समान रहता है। ठीक है, यानी जो भी द्रव्य है, जो भी पदार्थ है, उसका परिमाण, परिमाण मतलब क्या होता है, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, अगर 10 है तो 10, ठीक है, तो वो जो है वास्तविक मात्रा जो उसकी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको द्रव्यमान करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सभी स्थानों पे समान होता है। ठीक है, जो स्मॉल m की वैल्यू है वो हर जगह कांस्टेंट होती है। जब इसमें g का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है, तो ये वो वेट बन जाता है, तब ये भार बन जाता है। अगला जो डिफिनेशन होगा वो किसका होगा, वो भार का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, भार है। ठीक है, वेट। तो वेट में क्या बताया गया, देखिए भार क्या चीज है, तो भार में से लिखा गया है ये वाला फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो एम क्या है, मास है। ठीक है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व त्वरण यहाँ पर दिया गया है, सारी चीजें। जी क्या है, गुरुत्व त्वरण है, एम क्या है, मास है हमारा। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक, आइए इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या बताया गया है, किसी वस्तु का भार वह बल है, किसी वस्तु का भार वह बल है, तो कोई वस्तु है उसका जो भार है वह बल है जिससे पृथ्वी उसी वस्तु की मात्रा को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, वही उसका क्या है, भार है। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं इसको। देखिए क्या बताया गया यहाँ पे, यहाँ बताया गया किसी वस्तु का भार वह बल है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु की मात्रा को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, भार वही होता है, ठीक है, जितना कि गुरुत्वाकर्षण बल अपने उस जितने बल से उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, वही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक ना, आपको डिफिनेशन लिख लेनी है, साथ में ये फार्मूला भी लिख लेना है, कैपिटल W इक्वल टू mg। हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला डिफिनेशन है हमारा बल, फोर्स। तो इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से परिचित हैं कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। ठीक है ना, कोई नई डेफिनेशन नहीं है, सभी लोगों को पता होगा फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आइए बल को हम लोग समझते हैं, बल क्या है। यहाँ बताया गया है बल वह बाह्य कारक है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। बल क्या है, बल वह बाह्य कारक है, मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, बल क्या है एक बार फिर से, ठीक है, याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है,
यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ तक तो डिफिनेशन हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है बल एक सदिश राशि। बल क्या है, सदिश राशि। ठीक है, बल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब लगेगा तभी काम होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, और एमकेएस में इसकी इकाई क्या होती है, एमकेएस में इसकी इकाई होती है केजीएफ। ठीक है, ठीक है, एमकेएस। ठीक है, एमकेएस में इसकी क्या यूनिट होती है, केजी। एफ ना लिख करके हम सीधे क्या लिखते हैं, इसको केजी में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें साधारणतः केजी लिखते हैं, केजी लिखते हैं, तथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली न्यूटन है। और एसआई में इसका मात्रक क्या है, एसआई में इसका मात्रक न्यूटन है। एसआई में इसका मात्रक क्या है, न्यूटन है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यन लिख सकते हैं। ठीक है, इससे एक्सप्रेस करते हैं। सीजीएस में इसका मात्रक क्या है, सीजीएस में इसका मात्रक डाइन है। सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस में इसका मात्रक डाइन होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए ताकि हम इसे कंटिन्यू रखें। ओके, थैंक यू।